नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? गवर्नर हम लोग का चल रहा था, राज्यपाल, जो राज्यपालिका का पहला भाग, और उसमें गवर्नर के कुछ हिस्से रह गए थे, वो डिस्कस करेंगे और मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री फिनिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है आप लोगों का। मैं आप लोगों से संतुष्ट हूँ और सब अच्छा रहेगा तो चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। आप लोग काफ़ी लोग कमेंट में मुझे बात करने के लिए बोलते हैं, तो सबसे बात तो करना मुश्किल हो पाता है। बाकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उनको आंसर देने की कोशिश करता हूँ। सबसे बात करना थोड़ा पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी ही बात हो, वैसे पब्लिकली नंबर नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग को जब कोई विशेष समस्या होगी तभी मुझे तंग करेंगे, तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को लगता है कोई विशेष समस्या है तो मुझे एक लिमिटेड पीरियड में, है ना, डे में जो टाइम मैं बताऊंगा उस ड्यूरेशन में अगर मुझे आप कॉल कर सकते हैं या मुझे पिंग कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप ना करें तो ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। SMS कर दीजिए, ठीक है वो, ठीक है। ये आप लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि मैं शायद उन लोगों की रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो पब्लिकली अपने नंबर को एक्सपोज करना खैर आसान काम तो नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। तो जिसको कभी कोई समस्या आती है और उसे लगता है कि उसका संबंध है हमारी पढ़ाई से, उसको एंटरटेन करने के लिए आप इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है पूरा। उसके बाद मैंने आप लोगों से अपील की थी, आज भी अपील कर रहा हूँ, आप लोग एक प्रकार से मेरे अग्रदूत की तरह कार्य कीजिए, और मुझे ज़रूर लगता है कि आप लोग ये कार्य कर भी रहे होंगे। मैं इसी तरह कंटिन्यूसली एक के बाद एक अपने वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा, और पॉलिटी को बहुत जल्दी, अब जब राज्य कार्यपालिका खत्म होगी तो हम सीधे जुडिशरी पे, न्यायपालिका पे आएंगे, और तीसरा स्तंभ एक प्रकार से ये जब निपटेगा ना, फिर चीज़ें बहुत तेज़ी से निपटेंगी। फिर एक एक क्लास में एक एक टॉपिक खत्म होता चला जाएगा और बहुत निकट हो जाएंगे हम लोग आपके पॉलिटी के ख़त्म होने के। इसके पश्चात में 2 विषय पैरेलल चलाने की कोशिश करूँगा, साइंस मेजर सब्जेक्ट और उसके बाद हिस्ट्री माइनर सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब आप ये लोग क्लियर कर लीजिए कि कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। पॉलिटी ख़त्म होने के कगार पे पहुँचते ही साइंस को एज ए मेजर सब्जेक्ट की तरह कंटिन्यूस चला जाएगा, और साथ में सप्लीमेंट किया जाएगा कुछ हिस्ट्री वीडियोज़ के साथ स्टार्टिंग करके। लेकिन हिस्ट्री वीडियोज़ के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो प्री से कुछ टाइम पहले मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूँ, जैसे 10 ईयर वगैरह ये सब करा दूंगा, लेकिन चलेगा वो सिलेबस के हिसाब से ही, तो भागने वाला काम तो होगा नहीं। करंट अफेयर्स पूरा कराऊंगा, चाहे उसके लिए बीच में मुझे 6-7 लगातार करंट की वीडियो डालनी पड़े, बशर्ते आप लोग करंट की वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। बहुत मेहनत होती है करंट की वीडियोज़ को तैयार करने में, ठीक है। आप लोग उसको देखिएगा, करंट मैं पूरा कराऊंगा। मैं एक गारंटी लेता हूँ, अगस्त तक का करंट सितंबर के एग्ज़ाम में ज़रूर कराऊंगा पूरा, तो चिंता नहीं करनी उसकी। खैर, राज्यपाल की शक्तियों के लिए चलते हैं। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ कर ली थी उनकी, और ये कुछ फाइनेंशियल, जुडिशियल और डिस्क्रिटरी पावर जो उनकी होती हैं, विवेकीय पावर जो होती हैं, अपने विवेक के आधार पे जो निर्णय लेते हैं, जो अधिकार है उनको, वो डिस्कस करना है हमको। तो इनकी जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, इसमें मुख्य पावर क्या क्या है इनकी? बजट रखवाना। बजट रखवाना मतलब एक प्रकार का धन विधेयक होता है ना, बजट। तो ये अनुच्छेद 202 में आर्टिकल 202 के तहत राज्य में बजट पेश होता है, तो ये इनकी प्री अप्रूवल से होता है। एक प्रकार क्या है ये विधानमंडल में राज्य का 1 साल का आय व्यय का पूरा खर्चा पटल पे रखवाते हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो ये इनकी फाइनेंशियल पावर है। एक राज्य का पूरा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो सोर्सेज है, जो भी है उसके डिटेल सभी रखवाते हैं, जो कि बजट कहलाता है आर्टिकल 202 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो कंटीजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि। देखिए, मुझे खुशी ने, एक गर्ल हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि इंग्लिश में लिखिए और हिंदी में डिक्टेट करिए, और मैं ये करने वाला था, लेकिन फिर मैं ध्यान से उतर गया मुझे। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बोर्ड पे इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज़ करने की, ठीक है। मुझे कोई समस्या नहीं है इंग्लिश और हिंदी में। मुझे लगता था कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म कम है, तो इसलिए मैं प्रोमिनेंटली हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है।
तो मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश के वर्ड्स में भी जो की पॉइंट्स हैं उसको इंग्लिश में ज़रूर डिफाइन करने की कोशिश करूं, ठीक है। तो जो आकस्मिक निधि फंड होता है, जो कंटीजेंसी फंड बोलते हैं इसको, ये इमरजेंसी के लिए फंड रखा जाता है, नाम ही जैसा है ना। इसके ऊपर पूरी तरह से राज्यपाल का अधिकार होता है। इसके यही अगर विधान मंडल को, सरकार को इसकी आवश्यकता पड़ती है, इस फंड से कुछ इमरजेंसी जरूरत पड़ती है, तो राज्यपाल के ऑर्डर पे ही इस फंड से फंड अलोकेट होता है, मतलब पैसा दिया जाता है। तो मतलब क्या है, कंटीजेंसी फंड पे पूरी तरह से उसको यूज़ करने का जो अधिकार है वो गवर्नर के पास है। उसके ऑर्डर पे ही स्टेट गवर्नमेंट उसको यूज़ करती है, ठीक है। मनी बिल का अप्रूवल दिया जाता है ना। धन विधेयक की प्री अप्रूवल लेने से, धन विधेयक पेश करने से पहले ही राज्यपाल की आवश्यकता होती है, तो यह इनका अधिकार है। उसके बाद जो स्टेट पीसीएस है, राज्य लोक सेवा तथा कैग, उनकी जो रिपोर्ट्स है उनको विधानमंडल में रखवाते हैं, उनके आय व्यय वगैरह की, ठीक है। तो कैग की रिपोर्ट, पीसीएस जो प्रोविंशियल बॉडी है ना, लोक सेवा आयोग हैं, उनके एक्सपेंडिचर वगैरह के खर्चों की जो रिपोर्ट है, आय और व्यय दोनों की रिपोर्ट है, उसको टेबल करते हैं। टेबल मतलब सदन में रखवाते हैं। तो ये सारी इनकी क्या है, वित्तीय शक्तियाँ हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं। आर्टिकल 202 बजट से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं जुडिशियल पावर पे, न्यायिक शक्ति पे। जुडिशियल पावर जो कि न्याय के क्षेत्र में इनकी शक्ति है। जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है क्षमादान की, क्षमादान, पार्डन, है ना। राष्ट्रपति की तरह राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 में क्षमादान करता है, जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 161, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल पार्डन करते हैं। जिसने विधि के अगेंस्ट में कोई कार्य करके और सज़ा प्राप्त की है उसको पार्डन करते हैं। और ये जो पार्डन देते हैं वो उसी क्राइम के लिए देते हैं जो राज्य सूची या संवर्ती सूची में जो क्राइम है, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में जो कि विधि के लॉ के अगेंस्ट में जो क्राइम माना गया है, उसके ऊपर ही इनको क्षमा करने का अधिकार है, ठीक है। ये किसी की उम्र कैद को माफ़ कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, किसी की सज़ा को कम कर सकते हैं, सिवाय मृत्युदंड को। ये मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते, कैपिटल पनिशमेंट में इनका रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री कोर्ट, सैन्य अदालत का कोई अगर डिसीजन हुआ तो उसको नहीं पलट सकते, ठीक है। तो मिलिट्री कोर्ट और डेथ पेनल्टी, है ना, मृत्युदंड को, ये इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये सब सज़ा को कम कर सकते हैं, और वो भी किस क्षेत्र की सज़ा को, जो कि राज्य और संवर्ती सूची के विषय में है जो क्राइम है उसको ही, है ना। संघ सूची वाले में सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार है। संघ सूची के अंतर्गत जो न्याय का उल्लंघन हुआ है, विधि का उल्लंघन हुआ है, उसके तहत जो सज़ा होती है उसको माफ़ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति की है, राष्ट्रपति को ही होता है। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशियल पावर में। उसके बाद दूसरी जुडिशियल पावर कौन सी? अनुच्छेद 192, आर्टिकल 192। इसके अंतर्गत जो एमएलए या एमएलसी जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, उनकी योग्यता पे अगर कोई सवाल आता है या उनको अयोग्य ठहराने की बात आती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन से सलाह लेके उसकी योग्यता पर फैसला यही देते हैं कि ये अयोग्य है या कि नहीं है, ठीक है। तो ये भी इनकी पावर होगी जुडिशियल। और इसके लिए किससे सलाह लेते हैं वो? स्टेट इलेक्शन कमीशन से। किससे सलाह लेते हैं? स्टेट के इलेक्शन कमीशन से। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं बता दूं, पिछली क्लास में शायद कुछ गड़बड़ हो गया। जो कार्यकारी शक्तियों में ना, जो राज्यपाल होता है वो राज्य की यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, राज्य की यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है, जबकि राष्ट्रपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, ठीक है, कुलपति, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया, डन हो गया। आर्टिकल 192, आर्टिकल 161 लिमिटेड पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, लेकिन याद रखना है। अब इसकी डिस्क्रेटरी पावर, जो विवेक से अपनी बुद्धि से यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादातर तो क्या है, अनुच्छेद 167 के अंतर्गत क्या है, 167 के अंतर्गत की सारी सलाह वगैरह सब कुछ मंत्रिपरिषद देती है, उसके अकॉर्डिंग राज्यपाल कार्य करते हैं। राज्यपाल का अपना कोई विवेक नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशन में इनके पास ऐसे पावर मिल जाते हैं जहां वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लेते हैं ज़्यादा, ठीक है, वहाँ उनको फ्री हैंड मिल जाता है। ऐसे ही में खास तौर से अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200 क्या कहता है कि विधानमंडल मतलब विधानसभा या विधान परिषद से पारित अगर कोई भी विधेयक है, उसको ये राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं विचार के लिए। अगर उनको समस्या खड़ी करेंगे वो राष्ट्रपति के पास भेज के लटका देंगे। और राष्ट्रपति का तो तगड़ा प्रेरोगेटिव है स्टेट वाले लेजिस्लेशन पे,
राष्ट्रपति स्टेट वाले विधेयक को चाहे तो रखे, चाहे तो वापस ही नहीं कर दे या कैंसिल कर दे, कोई खारिज कर दे, कोई वैल्यू नहीं है, खत्म कर देगा 1 मिनट में राष्ट्रपति उसको। वहाँ राष्ट्रपति की पावर एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, और एक विधेयक को तो जरूर भेजना ही भेजना है। कौन सा? कोई भी ऐसा बिल, कोई भी ऐसा विधेयक जो राज्य की विधानमंडल में आता है, मतलब विधानसभा या विधान परिषद, जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट की पावर्स कम की जा रही हो, किसी भी तरह से हाई कोर्ट्स की पावर कम हो रही हो उस बिल में, है ना, कि उस कानून बनने के बाद हाई कोर्ट की पावर में कहीं भी कोई कमी आएगी, तो ऐसे बिल को जरूर से जरूर राष्ट्रपति के पास भेजा ही जाएगा। ऐसे बिल के ऊपर राज्यपाल की कोई पावर वैसे होती ही नहीं है, वो राष्ट्रपति के पास जाता ही जाता है, समझ गए आप। और किसी भी विधेयक को भेज देगा तो उसका विवेकाधिकार हो गया, उसका प्रेरोगेटिव हो गया, ठीक हो गया, डन। अगला, विधानमंडल से पास किसी भी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। सिंपल है, पावर बना दिया बिना बात। मतलब कोई अगर विधानमंडल पास करके कोई बिल भेजता है तो एक बार तो पट्टा लौटा ही देगा, कहेगा ऐसा भैया कुछ फेरबदल कर दो, एक बार तो बोल देगा। अब भले विधानमंडल करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन एक बार तो भेजा उसने, ठीक है। तो एक बार किसी भी विधेयक को लौटा सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, है ना, पुनर्विचार के लिए, डन। बहुमत ना होने पर बहुत ही तो जन्म, अभी देखो नीतीश कुमार लालू को पटक दिया उठा के, है ना, 2 दिन के अंदर सारा गेम सेट हो गया। 3 दिन लगातार लालू की हियरिंग हो रही है रांची में, कोर्ट में, झारखंड हाई कोर्ट में, और यहाँ नीतीश ने इस्तीफा दिया, बीजेपी ने समर्थन दिया, शपथ भी हो गई आज, और कल बहुमत भी साबित हो जाएगा। ये सब क्या है? ये गवर्नर का प्रेरोगेटिव है। जबकि बड़ी पार्टी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी थी, लेकिन फिर भी राज्यपाल ने नीतीश कुमार को बुलाया, बिकॉज नीतीश कुमार ने नंबर प्रूफ कर दिए कि हमारे पास बहुमत है। तो यहाँ राज्यपाल का विवेकाधिकार काम आया। राज्यपाल चाहता तो आरजेडी को बुला सकता था, लेकिन उन्होंने जदयू को बुलाया, ये उनका विवेकाधिकार था, ठीक है। इस पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस पॉइंट से उन्हें जो जिससे सेटिस्फाई होंगे उसी को वो बुला लेंगे। और मान लीजिए किसी सरकार, बीच में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, सरकार गिर जाती है ना, तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो जब मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देती है तो केंद्र की तरह वो कहती है भैया जी भंग कर दो, अगर सिफारिश करती है कि जी विधानसभा भंग कर दो, फ्रेश इलेक्शन होंगे, तो राज्यपाल उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो भंग करे, चाहे तो ना करे, वो पॉसिबिलिटीज तलाशेगा कि जी कोई और तो नहीं बना सकता सरकार, अगर कोई बनाए तो भाई उसे मौका भी दे सकता है। ये राष्ट्रपति का प्रेरोगेटिव है ना, उसका विवेकाधिकार दिखता है यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लियरली दिखता है कि राज्यपाल को थोड़ा सा एज मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और थी, जैसे राज्यपाल जब 2 राज्यों का काम संभालता है तो उसकी सैलरी का में पैसा कौन कौन देता है, इसका फैसला राष्ट्रपति करता है। देखिए, जो उनकी सैलरी मिलती है ना, वो दोनों राज्यों में बढ़ती है। अगर 2 राज्य का राज्यपाल है तो उनकी सैलरी अलग अलग हिस्सों में दोनों राज्य देंगे। अब वो कौन सा राज्य कितने हिस्से सैलरी देगा वो राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे राज्यपाल साहब हो गए पूरे। राज्यपाल साहब का इतना ही है, एक प्रकार से केंद्र के दूत होते हैं, केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति की दया के अनुसार चिपके रहते हैं। जब मन किया उठा के फेंक दिया, ठीक है, कभी भी बर्खास्त हो सकते हैं। अच्छा, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को सदर रियासत बोला जाता था पहले, अब तो राज्यपाल बोला जाता है। और जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जहाँ पर राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन दोनों एक साथ लगे होते हैं। राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन दोनों एक साथ लगते हैं सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और फिर सरोजिनी नायडू, हमारी सरोजिनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल और पूरे देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। इन्होंने ही बोला था कि जो राज्यपाल है ना, वो क्या सोने के पिंजरे में बंद एक तोते की तरह है, एक पक्षी की तरह है। समझ रहे इसका मतलब आप? बस ऐश आराम करना है, काम धाम कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा टॉपिक शुरू होता है राज्य की मंत्रिपरिषद, है ना। राज्य की मंत्रिपरिषद सेंटर की तरह है, सिंपल। राज्य का भी एक मंत्रिपरिषद होगा। आर्टिकल 163 अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्य में शासन चलाने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया होगा मुख्यमंत्री। उसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। और अनुच्छेद 164 में बोला गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी।
मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, 163, 164। मुख्यमंत्री तथा उसके पूरी मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाते हैं हमारे राज्यपाल साहब। ठीक है, 2 शपथ होती है, एक पद की शपथ और दूसरी गोपनीयता की शपथ। किसकी? एक जिस पोजीशन पे आए हैं और साथ में सीक्रेसी की, सीक्रेसी रखनी होती है ना। उसके बाद ये हो गया और मुख्यमंत्री की लिस्ट, मुख्यमंत्री एक लिस्ट बना के देता है कि इन लोगों को आप शपथ दिलाइए। उसको राज्यपाल शपथ दिला देते हैं और वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, वही पहले की तरह। मंत्रिपरिषद में कितने तरह के मंत्री होते हैं? 3 तरह के, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री मतलब मंत्रिमंडल के मंत्री, मंत्रिमंडल। कैबिनेट टॉप मोस्ट मंत्री, मंत्रिपरिषद के टॉप मोस्ट मंत्री, है ना, जिनकी हर हफ्ते बैठक भी होती है, सारे नीतिगत फैसले यही लेते हैं। सरकार की जो मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं, इसमें कौन हिस्सा लेता है? सिर्फ कैबिनेट मंत्री हिस्सा लेते हैं। कौन लेते हैं? कैबिनेट मंत्री। और जो एक तो हो गया कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट और तीसरे डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। तो मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मिनिस्टर हिस्सा लेते हैं और MOS जो होते हैं इनको सपोर्ट करते हैं असिस्टेंट की तरह, और ये भी इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? CM साहब, चीफ मिनिस्टर साहब। ठीक है, और ये जो मंत्रिपरिषद है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। जब तक इसका बहुमत रहेगा तब तक ये वहाँ पे रहेगी। जैसे ही विश्वास खत्म विधानसभा का, इसको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं, मतलब उसके द्वारा पद प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो शपथ दिलाता है राज्यपाल और विभागों का बंटवारा कौन करता है? हमारे मुख्यमंत्री महोदय। सब एज इट इज पिक्चर चल रही है सेंटर की तरह। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया योग्यता क्या होनी चाहिए, वही भैया संसद वो सदन का सदस्य होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अगर सदस्य नहीं है मंत्री बनते समय, मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनते समय, तो 6 महीने के अंदर उसे इसका सदस्य बन जाना होगा, अदरवाइज उसे 6 महीने के बाद इस्तीफा देना पड़ सकता है। ठीक है, तो योग्यता क्या है? विधानसभा का सदस्य, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो। और शपथ, वही 2 शपथ होती हैं, एक तो पद की, दूसरी गोपनीयता की। गोपनीयता मतलब जो भी डिसीजंस लिए गए हैं वो राज्यपाल को छोड़कर किसी को नहीं बताया जाता है। बहुत सी चीज़ों में सीक्रेसी बरती जाती है। ठीक है, और ये जो शपथ है, जो ओथ है, ये कहाँ डिस्कस की? 3री अनुसूची में इन सब लोगों की शपथ के बारे में डिस्कशन है। 3rd शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल में ओथ के विषय में डिस्कशन किया हुआ है। योग्यता वगैरह हो गया। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल मैक्सिमम। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन समय से पहले बहुत ऐसे कारण कि सरकार गिर सकती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ सकता है। जैसे ही मंत्रिपरिषद विश्वास खो देगा विधानसभा में, इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अगर जैसे कि उनके पास बहुमत खत्म हो जाए, बहुमत ना रहे तो इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर विपक्ष कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया है, वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर पक्ष ही, अब सत्ता पक्ष ही विश्वास प्रस्ताव लाया है और वो गिर गया तो इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही इस्तीफा होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है। समझ गए ना, पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम टाइम पीरियड 5 वर्ष का, लेकिन उससे पहले भी कई कारणों से पद छोड़े जा सकते हैं। क्लियर हो गया? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते, मैंने बताया आपको। इसके बाद मैंने बताया था ना, अनुच्छेद 167 के अंतर्गत पूरे मंत्रिपरिषद को सलाह देना, राज्यपाल को अपने सारे प्रशासनिक कार्यों की जानकारी देना आवश्यक है। कुछ भी पूछ सकता है वो। तो मुख्यमंत्री एक प्रकार से बीच में इनके मेडिएटर, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में मुख्यमंत्री एक मेडिएटर की तरह काम करता है, उनको जानकारी देता रहता है जो भी डिसीजंस होते हैं, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, है ना, मंत्रिपरिषद के, उनकी सारी डिटेल इनको देता रहता है। तो मुख्यमंत्री के कार्य आपके हो गए। मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है। ठीक है, ज़्यादातर, और जो राज्य का वास्तविक शासक होता है, और वह अपने सारे कार्य राज्यपाल को फेवर में लेके करता है। जब तक विधानसभा में उसका बहुमत होता है तब तक वो वहाँ का नेता होता है और राज्य का प्रशासन संभालता है। राज्य का सबसे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी वास्तविक रूप से माना जाता है। तो गवर्नर हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। अब हम लोग मुख्य रूप से क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अगली क्लास में
विधानसभा और विधान परिषद के ऊपर। देखिए विधान परिषद सारे राज्यों में तो नहीं है, सिर्फ 7 स्टेट्स में है ना, किसमें 7 स्टेट्स में, लेकिन विधानसभाएं सभी राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो विधानसभाओं के कुछ क्लॉज पढ़ेंगे, आते हैं पेपरों में, विधान परिषदों के क्लॉज पढ़ेंगे, विधान परिषद में चुनाव कैसे होते हैं, विधानसभा में चुनाव कैसे होते हैं, इसी दौड़ा के फटाफट कर लेंगे। अगली क्लास में राज्य कार्यपालिका खत्म, ठीक है, फिर राज्य का महाधिवक्ता कर लेंगे, राज्य के निर्वाचन आयोग का पढ़ लेंगे, काम खत्म, और उसके बाद हम चलेंगे न्यायपालिका पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह पे, ठीक है। तो मिलते रहिए, खुश रहिए, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपने समूह को इंक्रीज़ कीजिए, और हम लोग 4000 से ऊपर हो चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे, जल्दी संख्या बढ़ती रहेंगे। थैंक यू सो मच।